Hello everyone, welcome back to your Zarman classes and please do subscribe our channel and press the bell icon for upcoming notifications. स्टूडेंट मैं आपको करवा रही थी ज्योग्राफी कंपोनेंट और स्टूडेंट अब मैं आपको आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम्स इन इंडिया। स्टूडेंट मैं ये टॉपिक इसलिए आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि जो ये टॉपिक है इसका मटेरियल स्टूडेंट को बहुत कम मिल रहा है और साथ में यूट्यूब पे जो इसके लेक्चर हैं वो भी बहुत कम हैं। तो इसलिए जो ये टॉपिक है आज मैं लेके आई हूँ ऑली बोर्ड के नोट्स से। तो आज ये जो टॉपिक है हम ऑली बोर्ड के नोट्स से करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टूडेंट फर्स्ट तो है कि इस टॉपिक में आप एक जो नाम है ना वो आप याद कर लीजिए, वो नाम है होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा को हम आर्किटेक्ट भी कहते हैं इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स का, और साथ में इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने 1944 में इन्होंने कहा था कि जब हम कभी न्यूक्लियर एनर्जी को सक्सेसफुली अप्लाइड करेंगे पावर प्रोडक्शन के लिए, अब से कपल ऑफ डिकेड्स बाद, तो इंडिया को बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सपर्ट्स के लिए, बट विल फाइंड देम रेडी एट हैंड। उन्हें खुद ही उनको जो है वो तैयार करना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी न किसी को तो ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भाभा ने उस टाइम पे जब ये ऑब्जर्वेशन की थी तो तब कम से कम सिर्फ 3 मंथ्स जो है 16 महीने ही हुए थे, जब एनरिको फर्नी ने शिकागो में जो है अचीव किया था एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को इस्टेब्लिश किया था, और वो भी टाइटली हेल्ड सीक्रेट रहा। सीक्रेट था वो कुछ ही इंडिविजुअल्स में, लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो यूएसए, यूके और कनाडा के थे। उसके बाद जो ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने जो डिस्कवरी की थी न्यूक्लियर फ्यूज़न की, वो भी हार्डली 5 साल पहले ही हुई थी। तो स्टूडेंट जो न्यूक्लियर रिसर्च जो स्टार्ट हुआ है हमारे इंडिया में, वो स्टार्ट हुआ है बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, जो कि 1945 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई बाय होमी बाबा। जो होमी बाबा थे स्टूडेंट वो डायरेक्टर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट को। स्टूडेंट हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करना एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम्स को, उसका एक जो कमिटमेंट था वो इसलिए था कि हम इसका पीसफुल यूज़ करेंगे फॉर एटॉमिक पावर्स के लिए, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या और इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल साइंसेस के लिए, और साथ में एप्लीकेशन जो है और वेरियस अदर्स एप्लीकेशंस के लिए जो कि सोसाइटल यूज़ के लिए, सोसाइटी की यूज़ के लिए काम आएंगी। तो इसके लिए जो है हमने इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो स्टूडेंट इन अप्रैल 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट को पास किया गया, और उसी सेम ईयर में एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है स्टूडेंट उसको सेटअप किया गया। एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है उसे सेटअप किया गया बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसको साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट में जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद डॉक्टर बाबा जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में। इसको 1966 में स्टूडेंट 1966 में इसको रीनेम्ड कर दिया गया था बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग। ओके इसको बाग में जो है इन्होंने क्या कर दिया था, दोबारा से रीनेम्ड किया था। उसके बाद 1948 से 54 में क्या हुआ स्टूडेंट, एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो मैंने आपको बताया वो फंक्शन कर रहा था विद द मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च न्यू दिल्ली में। उसके बाद अगस्त में जब 1954 में क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है DAE जो है उसे क्रिएट किया गया। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को क्रिएट किया गया अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ PM ऑफ इंडिया थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसको बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है स्टूडेंट इसको जो है वो क्रिएट किया गया था बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और इसका जो चार्ज था ना वो डायरेक्ट चार्ज जो है इसका प्राइम मिनिस्टर के हाथ में था। और उसके बाद जो सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आते रहे तो वैसे वैसे वो उनके चेयरमैन होते गए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो इसका जो डायरेक्ट चार्ज है वो PM ऑफ द कंट्री के हाथ में ही है। ओके उसके बाद यहाँ पे बिगनिंग दी गई है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स के इंडिया में। कुछ डेट्स दी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि इस टॉपिक्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है मार्च 12 1944, जब डॉक्टर होमी जहांगीर जो बाबा हैं उन्होंने लिखा था सर
सर दारोबजी टाटा ट्रस्ट को स्टार्ट करने के लिए एक रिसर्च इंडिया में। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट जो डेट जो है स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है डेट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। दिसंबर 1945 जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च प्रोग्राम को इंस्टीट्यूट जो मुंबई में था उसको इनैगुरेट किया गया। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट डेट है जब एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया गया। अगस्त 10 को जब एटॉमिक एनर्जी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। 1949 में स्टूडेंट रेयर मिनरल सर्वे यूनिट को सेटअप किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है अगस्त 18 में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को सेटअप किया गया। उसके बाद अगस्त 3 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को क्रिएट किया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को क्रिएट किया गया अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ पीएम ऑफ इंडिया थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ओके। उसके बाद अगस्त 1 1955 को थोरियम प्लांट जो है ट्रॉम्बे में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। उसके बाद 4 1956 में अप्सरा जो है फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर जो था एशिया का, वो ट्रॉम्बे में जो है वो क्रिटिकली अटेन हो गया, ओके, क्रिटिकली एट ट्रॉम्बे। उसके बाद जनवरी 20 1957 में एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे जो है वो इनैगुरेट हुआ, जिसे 1966 में जो है रीनेम्ड किया गया बाबा साहिब के नाम के ऊपर। उनके नाम के ऊपर जो है 1966 में जो है इसे 66 में जो है एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिश ट्रॉम्बे को जो है वो रीनेम्ड किया गया बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से, ओके। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स जो थी स्टूडेंट वो थी कि जो एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया गया, फंक्शनिंग जो है उसकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद यूरेनियम मेटल प्लांट एट ट्रॉम्बे प्रोड्यूसेस यूरेनियम। उसके बाद 1960 में फर्स्ट लॉट ऑफ 10 फ्यूल एलिमेंट ऑफ साइरस रिएक्टर इज फैब्रिकेटेड एट ट्रॉम्बे। फिर 1960 में साइरस द 40 मेगावाट थोरियम रिसर्च रिएक्टर जो है अटेन क्रिटिकली। जनवरी 14 1961 में रिसर्च रिएक्टर जलीना अटेन क्रिटिकली, इट इज़ डी कमीशनड इन 1983। इसको दोबारा से डी कमीशन कर दिया गया था 1983 में। उसके बाद स्टूडेंट 65 में प्लैटिनम प्लांट को इनैगुरेट किया गया। एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, उसको मैंने कहा आपको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जो है उसको रीनेम किया गया। 67 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसे सेटअप किया गया हैदराबाद में। ये जो है कुछ जो इनका आप याद रख लेना कि ये कौन कौन सी जगह पे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये स्टूडेंट हैदराबाद में है, ओके। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन पावर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग डिवीज़न, ये स्टूडेंट मुंबई में है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। उसके बाद यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेटअप किया गया जादूगोड़ा झारखंड में। उसके बाद दिसंबर 1968 में न्यूक्लियर फ्यूल कम्प्लेक्स को सेटअप किया गया हैदराबाद में। और रिएक्टर रिसर्च सेंटर जो है वो स्टार्ट किया गया कलपक्कम में, और उसको रीनेम्ड किया गया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक ऑन दिसंबर 1985 में। इसको जो है स्टूडेंट दोबारा से रीनेम नहीं किया, मतलब जो रिएक्टर रिसर्च सेंटर था उसको रीनेम्ड किया गया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक के लिए। उसके बाद 1969 में जो हैवी वाटर प्रोजेक्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और ये बन गया बाद में हैवी वाटर बोर्ड फैब 1989 में। और अक्टूबर 28 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है उसे कॉमर्शियल ऑपरेशन के लिए स्टार्ट किया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 66 और 77 के डिकेड्स में बताया गया जब इंट्रोडक्शन हुई न्यूक्लियर पावर्स की इंडिया में। इस पैराग्राफ में ये दिया गया स्टूडेंट कि जो ज़रूरत थी ना, तो वो ज़रूरत जो थी न्यूक्लियर पावर को मतलब लाने की, इंट्रोड्यूस करने की इंडिया में, वो इकोनॉमिकली बेसिस पे जो है वो उन्होंने ज़रूरत जो समझी वो समझी वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न रीजन में कंट्री के। तो उन्होंने इस रीज़न को इसलिए चुना क्योंकि ये जो रीजन थे ना ये कोल फील्ड से दूर थे, और ट्रांसपोर्टेशन जो थी कोल की ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो ये जो थी इंटरप्ट करती थी सप्लाईज़ को, ठीक है। तो स्टूडेंट जो इन रीजन में जो पावर सप्लाई थी ना, जो
इलेक्ट्रिसिटी थी वो ट्रेडिशनली जो प्रोड्यूस होती थी बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से होती थी। तो स्टूडेंट जो लोड शेडिंग था वो मतलब एक कॉमन फिनोमिना था, क्योंकि जो मानसून थे ना ये मानसून पे डिपेंड होता था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इनके पावर प्लांट्स थे वो मानसून पे डिपेंड होते थे। जब मानसून फेलियर होता था तो ये इसका जब मानसून फेलियर होता था तो इस पर बहुत ज़्यादा जो एक्सेसिव जो लोड शेडिंग थी वो हो जाती थी। उसकी वजह से तो इंडिया में जो पावर प्रोडक्शन जो ऑयल और गैस से था वो भी कम ही कंसीडर्ड होता था। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट हो गई न्यूक्लियर पावर, इसकी न्यूक्लियर पावर की जो हमने जो रिक्वायरमेंट इन रीजन में मिली वो इसी वजह से जो मिली थी। इसी वजह से जो है जो फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर को यूज़ में लाया गया तो वो इन्हीं रीजन में लाया गया था। उसके बाद फॉर्मुलेट की गई स्ट्रेटजी न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट की इंडिया में, और इस बात को ध्यान में रखा गया कि इंडिया का जो यूरेनियम रिजर्व है ना वो थोड़े से मामूली हैं, थोड़े से जो हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। इंडिया जो है उसमें लार्जेस्ट रिजर्व थी थोरियम की वर्ल्ड में, अप्रॉक्सीमेट 3,60,000 टन्स, और 3 स्टेज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल स्ट्रेटजी को कंसीव्ड किया गया, ठीक है। स्टूडेंट जो 3 स्टेज जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है ना वो मैं आपको मतलब यहाँ से नहीं समझाती हूँ, मैं आपको ये नीचे ले चलती हूँ सीधा। तो यहाँ से आपको 3 स्टेजेस में मैं आपको बता दूँगी इजी लैंग्वेज में कि इसमें क्या हुआ था। इसमें स्टूडेंट ये हुआ था कि इसको फॉर्मुलेट किया था होमी जे भाभा ने, जिनका मैंने आपको कहा कि इनका नाम याद रख लीजिए। होमी जे भाभा ने इनको जो है फॉर्मुलेट किया था इन ईयर्स 1950 में, ताकि वो सिक्योर कर सके कंट्रीज़ की लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस को, ओके, थ्रू द यूज़ ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम रिजर्व्स, ओके। इसमें क्या होता, स्टेज फर्स्ट में जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर थे उनको यूज़ में लाया गया था। उनको यूज़ में लाकर उनमें नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल किया गया था। नेचुरल यूरेनियम को फ्यूल करके क्या किया था, उन्हें मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया था, और उसमें एक बाय प्रोडक्ट निकला था। बाय प्रोडक्ट वो था प्लूटोनियम 239, ठीक है। 239 जो है वो बाय प्रोडक्ट उसमें निकला था, और इसका यूज़ किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि यूरेनियम के इस्तेमाल में ना सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट रिएक्टर जो था ना वो इसी को माना गया था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद इसलिए इसको किया गया था क्योंकि जो नेचुरल यूरेनियम है ना वो सिर्फ 0.7% ही फिजाइल आइसोटोप्स जो है यूरेनियम 235 के वो कंटेन करता है, बल्कि जो 99.3% जो है यूरेनियम 238 वो फिजिबल नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाता, सॉरी स्टूडेंट, जो ये 99.3% जो यूरेनियम 238 था ना जो कि फिजिबल नहीं है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते थे रिएक्टर में डाल के फिजाइल आइसोटोप प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड स्टेज में हमने यूज़ किया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। हमने फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर्स थे ना स्टूडेंट, उसको हमने क्या किया, हमने उसको जो है हमने उसका फ्यूज़न किया। फ्यूज़न करके हमने क्या किया, हमने प्रोड्यूस की एनर्जी को, ठीक है। हमने एनर्जी को प्रोड्यूस किया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमें मतलब जो यहाँ से हमें प्लूटोनियम 239 जो मिला था ना, हमें प्लूटोनियम 239 यहाँ से मिला था, हमने क्या किया, हमें उसे जब फ्यूज़न किया, जब हमने उसका फ्यूज़न किया, जब ये जो है वो व्हेन प्लूटोनियम 239 अंडरगोज फ्यूज़न, देन क्या हुआ, उन्होंने प्रोड्यूस की एनर्जी को, और जो यूरेनियम 238 था ना, यूरेनियम जो 238 था वो ट्रांसमुलेट हो गया प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। और यही जो प्रोड्यूस एक्सेस, और प्लूटोनियम 239 को जो प्रोड्यूस किया गया एक्सेस में, वो देन कन्वर्ट कर दिया गया थोरियम 232 में टू फिजाइल यूरेनियम 233 में। लास्ट में क्या हुआ, ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग 233 एज ए फ्यूल। तो लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, जो रिएक्टर था, जो फिर एडवांस जो न्यूक्लियर सिस्टम था, इन्होंने एक सेल्फ सस्टेनिंग जो सीरीज़ थी थोरियम 232 की या यूरेनियम 233 की, उन्होंने इसको फ्यूल्ड किया, यूरेनियम 233 को जो है वो फ्यूल्ड किया। उसके बाद ये एक थर्मल जो ब्रीडर रिएक्टर था वो हो गया, मतलब ये
इसमें स्टूडेंट जो था, इसमें जो थोरियम था ना, थोरियम को एज ए रिएक्टर मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था एज ए ब्लैंकेट, ठीक है, और ट्रांसमिलेट किया गया था यूरेनियम 233 को इनसाइड द रिएक्टर। ओके, यूरेनियम 233 को यहाँ पे एज ए फ्यूल यूज़ किया गया था। ओके, कैन बी रिफ्यूल्ड यूजिंग इंडियन थोरियम रिजर्व्स। उसके बाद इवोल्यूशन जो है इसमें दिया, इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम्स इन इंडिया। ओके, इंडिया जो स्टूडेंट जो फर्स्ट अप्सरा जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट इंडिया अप्सरा जो है इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसे डिज़ाइन किया गया और बिल्ड किया गया बाय इंडिया विद द न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई फ्रॉम द यूके अंडर ए लीज एग्रीमेंट। उसको विद द हेल्प ऑफ मतलब जो यूके की हेल्प के साथ जो है इसे बनाया गया था अंडर ए लीज एग्रीमेंट। ओके, उसके बाद जो सेकंड रिएक्टर जो था स्टूडेंट साइरस, उसको भी बिल्ड किया गया था बट विद द कॉपरेशन ऑफ कनाडा के कॉपरेशन में इसे अर्ली 1960 में ऑपरेशन में लाया गया था। उसके बाद स्टूडेंट आप इसमें याद रखना कि इसमें क्या क्या यूजेस के लिए जो है इन्हें लाया गया था और किसकी हेल्प से लाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब बिल्ड किया गया था विद द हेल्प ऑफ विद द कॉरपोरेशन ऑफ कनाडा, और इसको इसलिए लाया गया था ताकि यूजफुल फॉर द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स स्पेशली कैंसर, एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, इन सब के लिए जो है साइंस का यूज़ हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी कमेंस्ड इन अक्टूबर 1969। इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और 2 रिएक्टर जो हैं वो तारापुर में जो है वो सर्विस में लाए गए। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो बिल्ड किया गया बाय जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसए। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को जो है वो बिल्ड किया गया बाय जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसए से। तो नाउ ये 48 ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो हो गए। तारापुर जो है वो सप्लाई करती है लोएस्ट कॉस्ट नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्री को। ओके, सेकंड जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वो आया, उसे लाया गया राजस्थान में। ठीक है, विच केम अप इन राजस्थान नियर कोटा, और जो इसका फर्स्ट यूनिट था उसको ऑपरेशन में लाया गया था अगस्त 1972 में, और इसी जो इसके 2 यूनिट थे राजस्थान में, जो फर्स्ट 2 यूनिट थे उनको बिल्ड किया गया बाय द कोलैबोरेशन विद कनाडा। ओके, हु पॉइंटेड रिएक्टर डेट कुड यूज इन नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल, नेचुरल यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज़ किया गया। उसके बाद इसमें जो है हैवी वाटर यूज़ किया गया, प्रेजेंट एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी इन ऑर्डिनरी वाटर, जो ऑर्डिनरी वाटर में बहुत कम क्वांटिटी में पाया गया था, और उसको बाद में एक्सट्रैक्ट किया गया थ्रू कम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, उसके बाद इंडिया थर्ड न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कलपक्कम में आया, केम अप एट कलपक्कम नियर चेन्नई। उसके बाद स्टेशन जो है वो डिज़ाइन किया गया और बिल्ड बाय इंडिया ऑन इट्स ओन। इसमें जो भी चीज़ें जो लगी थी, जो इसमें इक्विपमेंट्स लगे थे, जो भी फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, जिरकोनियम कंपोनेंट्स और हैवी वाटर प्रोडक्शन, ये जो भी था, ये सब जो है वो इंडिया में ही जो है इसकी प्रोडक्शन हुई थी। तो इंडिया में स्टूडेंट ये बात थी कि इंडिया में उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ थी ना वो हैड नो एक्सपीरियंस, उनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन कम्प्लेक्स इक्विपमेंट को बनाने में। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में ये बनाया गया इन द लेबॉरेटरीज ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये सब चीज़ें बनाएंगी। उसके बाद पायलट प्लांट्स जो है वो बिल्ड किया गया, लेटर जो है वो स्केल किया गया इंडस्ट्रियल प्लांट्स को। उसके बाद इंडस्ट्री हैड टू ट्रेन दी स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उनको ट्रेन किया गया, और नोवल क्वालिटी टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट यूनिट जो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन का वो स्टार्ट किया गया जुलाई 1983 में। इंडिया ज्वाइंड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, इंडिया ने स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को ज्वाइन किया गया कर दिया जो कि खुद बनाती थी न्यूक्लियर पावर यूनिट्स को। ओके, उन कंट्रीज़ को इंडिया ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट इंडिया ने 4th न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इंडिया में आया, वो है नरोरा को इंडिया में लाया गया ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा में इसको उसके पास इसको बनाया गया। जो साइट थी वो एक्सपीरियंस्ड करती थी बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक को, तो इसलिए इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि ये अर्थक्वेक से जो है वो अर्थक्वेक जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर ये अर्थक्वेक आते हैं तो फिर भी वो वहाँ पे कैपेबल हो। ठीक है, उसका डिज़ाइन ही इस तरह से बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इसका जो डिज़ाइन था ना वो 220 मेगावाट यूनिट जो
we also standardize the design of 220 megawatt unit that could be built at a number of sites in the country. ओके उसके बाद फर्स्ट यूनिट जो था नरोरा का उसको स्टार्ट किया गया अक्टूबर 1989 में. ओके इंडिया ने बिल्ट और कमीशन किया 11 220 मेगावाट यूनिट्स एंड 2 540 मेगावाट यूनिट्स को, और ऑल बेस्ड ऑन इट्स ओन टेक्नोलॉजी कॉल्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर को. इंडिया ने जो कमीशन किए थे 11 220 मेगावाट यूनिट्स को, और 2 जो यूनिट्स थे वो 540 मेगावाट यूनिट के थे. उनको जो बनाया गया था ना वो अपनी ही टेक्नोलॉजी पे बनाया गया था. वो टेक्नोलॉजी थी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग हैवी वाटर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को जो है बनाया, और फ्यूल प्रोडक्शन और इंक्लूडिंग माइनिंग ऑफ यूरेनियम इन झारखंड. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए इंडिया ने जो है बिल्ड किया एक स्ट्रॉन्ग हैवी वाटर प्रोडक्शन. कहाँ पे? झारखंड में. ओके इंडियन इंडस्ट्री जो है was mobilized to produce the entire range of equipments and materials to support the nuclear power programs. उसके बाद स्टूडेंट दिया गया कि जब इंडिया ने न्यूक्लियर इंडिया जो है वो एंटर्ड किया कोलैबोरेशन विद द फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1988 टू बिल्ड 2000 मेगावाट रिएक्टर्स. 2 जो रिएक्टर्स थे 1000 मेगावाट्स के, उनको बनाने के लिए इंडिया एक कोलैबोरेशन में एंटर्ड हुआ विद द सोवियत यूनियन के साथ. ओके और उन्होंने बिल्ड किए 2000 जो हैं मेगावाट रिएक्टर्स को यूजिंग एनरिच यूरेनियम एज फ्यूल. उसमें यूरेनियम को फ्यूल से यूज़ किया गया. ड्यू टू इम्प्लोजन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1990, जब 1990 में इम्प्लोजन हुआ सोवियत यूनियन का, तब इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ जो इंडिया फेस्ड करता है दैट टाइम, द इंडो रशियन प्रोजेक्ट वॉज पुट ऑन द बैक बर्नर. तो जो स्टूडेंट जो इंडो रशिया जो प्रोजेक्ट था जो इंडिया फेस मतलब उस टाइम पे जो इंडिया इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही थी, तो जो इंडिया जो इंडो रशियन जो प्रोजेक्ट था वो इंडिया का जो था वो जो बनना बंद हो गया था. फिर 1998 में जो है इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया था कि वे दोबारा से इस जो साइट है उसको कमेंस करेंगे 2003 में. ठीक है, जो भी काम है वो फिर से स्टार्ट करेंगे 2003 में. फिर जो कमिश्निंग जो एक्टिविटीज़ हुई थी फर्स्ट यूनिट भी जब वो स्टार्ट हुई तो एकदम से एक्सीडेंट हो गया फुकुशिमा में जापान में, जो कि मार्च 2011 में हो गया था. उसकी वजह से क्या हुआ कि जो एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हो गया, प्रोजेक्ट का ओपोजिशन होना स्टार्ट हो गया. पीपल जो नेबरहुड में रहते थे जहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुआ, तो उनने लोगों को ये समझाने में टाइम लग गया कि भाई जो जापान में साइट थी और जो यहाँ पे साइट थी उस दोनों साइट्स में जो था वो डिफरेंस था. ठीक है, वो दोनों की जो थे वो जो दोनों साइट्स थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी एक दूसरे से. ठीक है, द फर्स्ट यूनिट जो था कुंडनकुलम में वो ऑपरेशन में आया 2014 में, और सेकंड जो था वो 2016 में आया. ओके उसके बाद स्माइलिंग बुद्धा क्या है स्टूडेंट? 1968 में क्या हुआ? 1968 में स्टूडेंट जो इंडिया है वो उन्होंने एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी को फेस किया क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था साइन करने को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. उन्होंने इसलिए साइन करने से मना किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनमें जो है उन्होंने डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया मिलिट्री और पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को. उन्होंने दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया. और अगस्त 1971 में स्टूडेंट इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने एक स्टेप जो है वो वेस्ट से और दूर हो गए क्योंकि उन्होंने ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉर्पोरेशन को जो है वो साइन कर लिया विद द सोवियत यूनियन के साथ जो स्टूडेंट उन्होंने इसको जो है वो साइन कर लिया था. ओके और ये मैं आपको बता रही थी कि स्माइलिंग जो बुद्धा है ना, जो स्माइलिंग बुद्धा थे स्टूडेंट, वो एक फ़र्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था जब वो प्राइम मिनिस्टर थी. ठीक है, यही मतलब यहाँ पे दिखाया गया है. सितंबर 1972 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे. ऑफिशियली अप्रूव्ड न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने ऑफिशियली अप्रूव किया था आफ्टर टूरिंग द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. रामन्ना इनका नाम जो था वो था राजा रामन्ना. उन्होंने लीड किया था बाग टीम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 75 साइंटिस्ट हु डिज़ाइन बिल्ड द प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस, जिन्होंने डिज़ाइन और बिल्ड किया
प्लूटोनियम इम्प्लोजन डिवाइस को इन्होंने 75 साइंटिस्ट के साथ मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। उसके बाद इसको उन्होंने सीक्रेट ही रखा। उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को इसका चार्ज दिया कि वो एक टेस्ट शाफ्ट जो है 330 फीट अंडरग्राउंड जो है पोखरण टेस्ट साइट में वो डिग करें उसको। उसके बाद 300 माइल साउथ ईस्ट जो ये पोखरण टेस्ट साइट थी, ये 300 माइल साउथ वेस्ट साइड पे थी न्यू दिल्ली के। 1974 में जब मई 1974 में 300,000 पाउंड डिवाइस एक्सप्लोड किया गया विद ए फोर्स इक्विवेलेंट टू 8 किलो टन्स ऑफ TNT। ओके, इसको जो है वो एक्सप्लोड किया गया था। कितना? 3000 पाउंड जो है डिवाइस को एक्सप्लोड किया गया विद द इक्विवेलेंट फोर्स ऑफ 8 किलो टन ऑफ TNT। ओके, उसके बाद है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन में है कि इंडिया ने फर्स्ट जो बॉम्ब था ना 1974 में इसकी टेस्टिंग की गई थी। तो स्माइलिंग बुद्धा के बाद इसकी जो मतलब कुछ सालों के बाद जो है इसकी टेस्टिंग हुई थी। इंडिया ने मतलब बहुत से मतलब कम से कम 2 डिकेड्स लगा लिए इस टेस्ट मतलब न्यूक्लियर एसन जो भी आर्सेनल थे या डिलीवरी सिस्टम था जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट का, तो उसे बनाने में जो है इंडिया ने कम से कम 2 दशक तक का टाइम ले लिया। तो इंडिया जो है एक डिफ़िकल्टी जो है स्टूडेंट एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसने एक डिफ़िकल्टी जो थी वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना उसके लिए उसने एक डिफ़िकल्टी को फेस किया। और इस चैलेंज के भी बावजूद बाग की जो लीडरशिप थी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था एक बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट टू डेट, द ध्रुवा रिएक्टर एट ट्रॉम्बे। ठीक है, क्योंकि बुद्धा के बाद जो है उन्होंने जो न्यूक्लियर जो मटेरियल था ना उसके लिए उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने जो है ध्रुव जो है रिएक्टर जो है ट्रॉम्बे में 1977 में जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया। स्टूडेंट जो ये ध्रुव था ना, ये ध्रुव जो है स्टूडेंट ये फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट रिएक्टर है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिएक्टर है और ये प्रोड्यूस करता है मोस्ट ऑफ द प्लूटोनियम फॉर इंडियाज न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स। न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स के लिए स्टूडेंट ये प्लूटोनियम जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम 1983 में। ओके, ओवर नेक्स्ट डिकेड में जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी है DRDL, उन्होंने एक शॉर्ट रेंज पृथ्वी मिसाइल जो है उसको बनाया। शॉर्ट रेंज पृथ्वी मिसाइल और एक लॉन्ग रेंज अग्नि मिसाइल, ये 2 मिसाइल्स जो हैं वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने जो है वो बनाई। उसके बाद जो है स्टूडेंट 1990s में इंडिया फेस रिन्यूड इंटरनेशनल प्रेशर पर्टिकुलरली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट टू कर्ब इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम विद एडवेंट ऑफ द CTBT which sought to put an end to all nuclear explosion including underground test। उन्होंने इंडिया ने फेस किया एक इंटरनेशनल प्रेशर को जब स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स से, ताकि वो जो मतलब जो भी CTBT के अंडर जो है वो एक एंड करना है ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन को। जो भी अंडरग्राउंड टेस्ट होते थे ना उसको भी उनमें से जो है इंक्लूड किया गया। तो उनको बोला गया कि आप इसको जो है, इंडिया ने साइन नहीं किया था तो उनको मतलब कहा गया कि आप इसके अंडर जो है वो आपको एंड करना पड़ेगा अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोशन को। ठीक है, मतलब उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन शक्ति 1, शक्ति आल्सो नोन एज पोखरान 2 टुक प्लेस ऑन May 11। तो जो ऑपरेशन शक्ति था वो पोखरान 2 जिसको हम कहते हैं, तो उसको जो है वो May 11 को जो है वो लाया गया। उसके बाद अप्सरा यू को सक्सेसफुली कमीशन किया गया ऑन and its first approach to critically was achieved on 10 September 2018 में जो है इसे कमीशन किया गया था। उसके बाद जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो एंड रिच यूरेनियम फ्यूल इन यूरेनियम सिलिसाइड फॉर्म इज़ यूज इन द रिएक्टर, इसमें यूरेनियम सिलिसाइड फॉर्म को यूज़ किया गया। उसके बाद हॉट वाटर लेयर कंसेप्ट जो है वो टॉप पूल में यूज़ किया गया और विच इज़ द फर्स्ट ऑफ ए काइंड इन इंडिया। ये इंडिया का पहला इस तरह का जो था रिएक्टर था। ठीक है स्टूडेंट, और जो अप्सरा है ना इसे फर्स्ट स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहते हैं, इंडिया का फर्स्ट स्विमिंग पूल रिएक्टर। ठीक है, और ये अपने आप में ही एक फर्स्ट ऑफ इट्स मतलब अपने आप में ही इसका जो पहला जो आप कह सकते हैं काइंड था इसका एक
ठीक है, ये इसका विच इज़ फर्स्ट ऑफ ए काइंड इन इंडिया। ओके, इसको हम स्विमिंग पूल भी कहते हैं, फर्स्ट स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहते हैं। और इस रिएक्टर को हम यूज़ किया फॉर द न्यूक्लियर फिजिक्स, मटेरियल साइंस एंड रेडिएशन शील्डिंग के लिए। ठीक है, इसके यूज़ आप देख लेना किसकी चीज़ के लिए यूज़ इसे किया गया था। उसके बाद अप्सरा जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था एशिया का जिसने अचीव्ड की थी कैपेसिटी ऑन अगस्त 14, 1956 को। उसके बाद ये जो एक पूल टाइप रिएक्टर था, ये पूल टाइप सॉरी स्टूडेंट, ये जो अप्सरा यू था ना, ये नहीं बल्कि जो ओनली अप्सरा था ना, इसे हम स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पूल टाइप रिएक्टर, इसको फर्स्ट स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहते हैं। और ये जो है ये परमानेंटली इसको बंद कर दिया गया था 2012 में इसको परमानेंटली जो है बंद कर दिया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट ये था स्टूडेंट कि इसमें जो यूरेनियम को यूज़ किया गया था ना, उसको इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स यूज़ किया गया था। ओके, और लाइट वाटर को इसमें यूज़ किया गया था एज बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट। और स्टूडेंट जो इसमें जो न्यूट्रॉन जो फ्लक्स था वो अराउंड 1013 न्यूट्रॉन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड था। ओके, और इसको मेनली यूज़ किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइसोटोप्स, बेसिक रिसर्च, शील्डिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी एंड फॉर टेस्टिंग न्यूट्रॉन डिटेक्टर्स, इन सब के लिए इसको यूज़ किया गया। उसके बाद जो इसका अपग्रेडेड जो वर्जन है ना 2 मेगावाट, तो उसको लाइट एंड रिच यूरेनियम फ्यूल के साथ वो अभी कंस्ट्रक्शन में है पार्क के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जर्लिना। जर्लिना जो है वो 100 वाट जो है 100 वाट स्टूडेंट थर्मल रिएक्टर है जो कि बेस्ड है नेचुरल यूरेनियम के ऊपर, मेटालिक फ्यूल्स के ऊपर, और हैवी वाटर को इसमें यूज़ किया जाता है एज बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट। और इसको क्रिटिकली जो है अचीव कर लिया गया था जैन 14, 1961 में, और दोबारा से इसको डीकमीशन किया गया था 1983 में। और साइरस रिएक्टर को मैंने आपको बताया था कि इसको कनाडा की हेल्प से बनाया गया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ कनाडा। ओके, और इसको कमीशन किया गया था 10 जुलाई 1960 को, और इसको यूज़ किया जाता था फॉर कंडेंस्ड मैटर रिसर्च के लिए यूजिंग न्यूट्रॉन बीम्स, मटेरियल इरिडेशन, फ्यूल टेस्टिंग, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स फॉर एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो साइरस रिएक्टर था ना वो एक्सीलेंट proved to be an excellent platform for training of engineering and scientists। और इन ट्रेनिंग इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट की ट्रेनिंग के लिए इसे एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म माना गया इन अंडरस्टैंडिंग द intricacies of managing natural uranium heavy water reactor system, which eventually evolved into the Indian pressurized heavy water reactor programs। और 50 साल के बाद आफ्टर 50 years ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इसको परमानेंटली शट डाउन किया गया दिसंबर 2010 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में। ध्रुव जो था उसको कंसीव्ड किया गया था 1970 में। ओके, 1970 में इसको जो है वो किया गया था, और इसको जो है यूज़ किया गया था। इसको किस लिए लाया गया था? इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि ग्रोइंग डिमांड ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एंड एडवांसेस, इसको इसलिए जो है वो इसको लाया गया था क्योंकि जो डिमांड थी रेडियो आइसोटोप्स की वो बढ़ रही थी। और जो कंस्ट्रक्शन है ना ध्रुव का वो मेजर माइलस्टोन्स was a major milestone in the development and implementation of indigenous nuclear technology in India। ध्रुव जो है वो लार्जेस्ट रिएक्टर है स्टूडेंट इंडिया का, इट्स लार्जेस्ट रिएक्टर इन इंडिया। ओके, तो ध्रुव जो था एक माइलस्टोन मतलब एक मेजर माइलस्टोन था किसकी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया में, इंडिया की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में से एक माइलस्टोन जो है वो माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ध्रुव था वो नेशनल फैसिलिटी फॉर न्यूट्रल बीम रिसर्च टू कैटर टू द नीड ऑफ इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी। ध्रुव जो था उसे एक नेशनल फैसिलिटी थी किसके लिए? न्यूट्रल बीम रिसर्च टू द कैटर टू द नीड ऑफ इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी। इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए जो था ये एक नेशनल फैसिलिटी थी न्यूट्रॉन बीम रिसर्च के लिए। ओके, और अदर यूनिट जो थे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए। ओके,
उसके बाद स्टूडेंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो मैनिक कोलैबोरेशन जो है वो सपोर्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, DAE, कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज। ओके, जो बहुत सी जो स्पोर्ट कोलैबोरेशन थी वो इन सब से सपोर्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, DAE, कंसोर्टियम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंसेज। इन दोनों जो है वो इसे सपोर्ट किया था। उसके बाद पूर्णिमा है जो कि फर्स्ट रिएक्टर था, एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट रिएक्टर जो बिल्ड किया था बाक ने विद प्लूटोनियम ऑक्साइड एज ए फ्यूल। इसमें प्लूटोनियम ऑक्साइड को एज ए फ्यूल यूज़ किया गया था। इसको सक्सेसफुली जो है इसको जो कमीशन किया गया था वो 1972 में, उसको दोबारा से डीकमीशन किया गया था 1973 में। ओके, और इसको यूज़ किया गया था फॉर स्टडी ऑफ फर्स्ट रिएक्टर फिजिक्स के लिए। उसके बाद पूर्णिमा सेकंड जो था उसको कमीशन किया गया था, उसको May 10, 1984 बाय इन बार्क में। उसके बाद रिएक्टर को ऑपरेट किया गया था ऑन यूरेनियम 233 इन द फॉर्म ऑफ यूरेनाइल नाइट्रेट सोल्यूशन एज ए फ्लूइड। यूरेनियम 233 को किसकी फॉर्म में यूज़ किया गया था एज ए फ्यूल? यूरेनाइल नाइट्रेट सोल्यूशन की फॉर्म में जो है स्टूडेंट इसमें जो है फ्यूल में यूज़ किया गया था। उसके बाद इसमें लाइट वाटर को यूज़ किया गया था एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट, और जो मैक्सिमम न्यूट्रॉन फ्लक्स था वो इसमें था 107 न्यूट्रॉन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो था। और पर्पस जो था इसका यूरेनियम 233 की फ्यूल के एवोल्यूशन के लिए, इसका मेन पर्पस जो इस रिएक्टर का था वो था यूरेनियम 233 फ्यूल एवोल्यूशन एंड फ्यूचरिस्टिक रिएक्टर स्टडीज़। और इसको डीकमीशन किया गया था 1986 में इसको दोबारा से डीकमीशन किया गया था। पूर्णिमा थर्ड जो था वो स्टूडेंट इसको जो वाज अनदर यूरेनियम 233 बेस्ड 1 watt थर्मल रिएक्टर बिल्ड इन बाक इंटेंडेड फॉर मॉकअप स्टडीज़ फॉर कामिनी रिएक्टर। इसको कामिनी रिएक्टर की मॉकअप स्टडी के लिए बिल्ड किया गया था और इसको अचीव कर लिया गया था इन नवंबर 9, 1990s में। और जो स्टूडेंट इसको दोबारा से डीकमीशन किया गया था 1991 में, और इसका जो मैक्सिमम न्यूट्रॉन फ्लक्स था वो 108 न्यूट्रॉन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड था। ओके, ये जो रिएक्टर था ये अभी ऑपरेट करता था लाइट वाटर के ऊपर, और लाइट वाटर ही इसमें यूज़ होता था एज ए बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट। उसके बाद कामिनी जो है वो इन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पकम इसको क्रिटिकली अचीव कर लिया गया था, अचीव्ड क्रिटिकली इन अक्टूबर 1966 इन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पकम। ओके, इट मार्क्स स्मॉल बट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ आवर थोरियम रिजर्व। हमारे थोरियम रिजर्व की यूटिलाइजेशन के लिए इसने एक सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो स्मॉल छोटा स्टेप बट एक सिग्निफिकेंट स्टेप जो है वो हम इसे मानते हैं टुवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर थोरियम रिजर्व। और ये ओनली ऑपरेटिंग रिएक्टर था इन द वर्ल्ड यूजिंग यूरेनियम 233 एज ए फ्यूल। तो ये आप याद रख लेना, इट इज़ ओनली ऑपरेटिंग रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूजिंग यूरेनियम 233 फ्यूल। और ये एक लौता ऑपरेटिंग रिएक्टर है वर्ल्ड में जिसने यूरेनियम 233 को एज ए फ्यूल जो है वो यूज़ किया। इट इज़ यूज फॉर न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी इन IGCAR। ओके, IGCAR में स्टूडेंट इसको एज ए जो है न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट है इसमें, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें बस यही स्टूडेंट, यही यहाँ तक ही था इसका, ये जो इम्पोर्टेंट था ये यहाँ तक था। तो आप प्लीज़ आप जो ये इसके नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको इसमें किसी भी तरह की जो डिफ़िकल्टी आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूँगी। और इसकी PDF प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।